जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी ने पीएम के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल किया पूरा। मुख्यमंत्री धामी ने दी बधाई। कहा देश उनके नेतृत्व में कर रहा तेजी से विकास। सीएम धामी ने खटीमा में लोगों से की मुलाकात। समस्याओं के जल्द निस्तारण के अधिकारियों को दिए निर्देश। कहा प्रदेश की जनता के हित में काम कर रही सरकार। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 28 को। प्रत्याशी अपनी जीत के लिए कर रहे हैं लोक लुभावन वादे। पहले चरण में 68% हुआ मतदान। उत्तराखंड में साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार। 3 टीमों ने देश के 17 राज्यों में दी दबिश। 50 से ज्यादा साइबर ठगों पर कार्रवाई। फरार अपराधियों के घरों पर नोटिस चस्पा। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश की संभावना। देहरादून में आंशिक रूप से छाए रह सकते हैं बादल। कुछ जगह हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने पर प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आजाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो जन गण मन के नायक हैं, उनको मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में आज देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के अंदर भारत की एक अलग पहचान विकसित हो रही है। अंत्योदय को सिद्धांत को लेकर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया है, परिश्रम की पराकाष्ठा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग अतिथि गृह खटीमा में क्षेत्र की जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी है। मुख्यमंत्री ने समस्याओं के निस्तारण के लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के आधार पर हल करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आमजन की परेशानियों को दूर करने के प्रति गंभीर है और आमजन की समस्याओं का निराकरण करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के समयबद्ध तरीके से निराकरण करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला भारामल दर्शन के उपरांत जब पीलीभीत रोड से गुजर रहा था, तब मुख्यमंत्री सड़क किनारे भुट्टा भून रहे थे। महातल की ठेली के पास वो अचानक रुके। मुख्यमंत्री ने न केवल खुद भुट्टा भुना, बल्कि वहां पर पहले से भुट्टे की प्रतीक्षा कर रही एक बुजुर्ग महिला को भी अपने हाथों से भुना हुआ भुट्टा सौंपा और उनका हालचाल जाना। इसके बाद उन्होंने खुद भी भुट्टे का स्वाद लिया। मुख्यमंत्री स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और उत्पादों को मार्केट से जोड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय श्रमिकों और छोटे व्यापारियों की मेहनत ही राज्य की असली ताकत है। पच्चीस जुलाई 2025 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4078 दिन के निरंतर और सफल कार्यकाल को पूरा करते हुए देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया है।
ये केवल एक संख्या नहीं बल्कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व, अद्वितीय संकल्प और राष्ट्र सेवा को समर्पित जीवन की पहचान है। डिजिटल इंडिया से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक उनके निर्णयों में न सिर्फ भविष्य की झलक दिखती है बल्कि हर भारतीय को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में देश ने बुनियादी ढांचे, आर्थिक सुधार, तकनीकी विकास और वैश्विक कूटनीति में अभूतपूर्व प्रगति की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से अब तक देश में प्रधानमंत्री पद को लगातार संजोए हुए हैं और जिस प्रकार से लगातार उनको देवतुल्य जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, उससे ये कहा जा सकता है कि दूसरे सबसे ज्यादा कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच से लगातार भारत का जो नाम है उसको पूरे विश्व में एक बहुत अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त देने वाला कार्यकाल रहा है। सकारात्मक सोच से इनकी लगातार सब उनसे जुड़े हैं। लगातार अगर इनका कार्यकाल देखा जाए तो इनके जो नेतृत्व है उससे दूरदर्शी सोच, उनके संकल्प की पहचान दिखाई देती है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के प्रसार तेज हो चुका है। भाजपा पूरे प्रदेश में जोर जोर से प्रचार प्रसार कर रही है। भाजपा का कहना है कि जिस तरह से पहले चरण में पंचायत चुनाव में जमकर मतदाताओं ने मतदान किया, ऐसे में 28 जुलाई को मतदाता भारी संख्या में मतदान करेंगे। उनका कहना है कि भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का यह भी कहना है कि पंचायत चुनाव में जमकर प्रचार प्रसार किया, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। एक बार फिर 28 जुलाई को भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में जनता मतदान करेगी। ये पहले चरण का मतदान हमारा अच्छे से खत्म हुआ है। अब दूसरे चरण के मतदान के लिए भी प्रचार प्रसार हमारा पूरी तरीके से जारी है और निश्चित तौर पर पहले से भी ज़्यादा मत प्रतिशत से हमारे सभी जो प्रत्याशी हैं वो जीत हासिल करेंगे और देवतुल्य जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। रतनपुर ग्राम सभा से प्रधान पद की प्रत्याशी आशा मेहरा ने घर घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट देकर विजयी बनाने की अपील की। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आशा मेहरा ने रैली निकालकर चुनावी जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्राम की सड़क, पानी, बिजली, नहर, शौचालय, सरकारी आवास आदि हर छोटी बड़ी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगी और जनता के हर सुख और दुख में साथ खड़ी रहेंगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। सल्ट विकास खंड के पनुआ घोखन जिला पंचायत सीट से जिला पंचायत अधिकृत प्रत्याशी बलवंत तड़ियाल के पक्ष में सल्ट विधायक महेश जीना ने वकुले, किजारी, डभरा, सौराल, वनघार सहित अन्य क्षेत्रों में जनसंपर्क कर वोट मांगे। उन्होंने कहा कि भाजपा अधिकृत प्रत्याशी बलवंत तड़ियाल भारी बहुमत से जीत रहे हैं। सौराल क्षेत्र के अंतर्गत कई सड़कों की सौगात दी गई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हित में काम कर रही है। हर ग्राम पंचायत तोकों को सड़क से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आपको पता ही है ये पंचायती चुनाव चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बालू तड़ियाल जो हमारे भंडारखोला के रहने वाले हैं, इनका जो चुनाव चिन्ह है वो कलम और दवात है और इनके प्रचार के लिए आज हम लोग चेरी, क्यारी और क्यारी, डभरा, सौराल, बकुले इन क्षेत्रों में हमारा आज प्रचार का अभियान रहा। आज जनता की जो इतनी भीड़ देख के ये निश्चित है कि हमारे तड़ियाल जी बहुत अधिक वोटों से यहाँ जीत रहे हैं। और जब से मैं भी विधायक बना हूँ, मेरा भी प्रयास रहा है कि चाहे हमारी सौराल से उनका जो तोक बगड़िया है वहाँ तक रोड को ले जाऊँ। अभी लगभग 1-1.5 किलोमीटर वो रह रही है, बाकी हमने लगभग 6 किलोमीटर रोड वो काटी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यरत रहती है और माननीय विधायक जी क्षेत्र में हमेशा कार्य करते हैं और भाजपा की जो सरकार है वो हमेशा गरीबों के लिए कार्य करती है, गरीबों के हित में कार्य करती है। कई सारी योजनाएं जनता को, योजनाओं का कई सारी योजनाओं का भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाभ मिल रहा है
तो हम उन्हीं को लेके आज मैदान में अपने प्रत्याशी के साथ उतरे हैं और सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे प्रत्याशी अगर विजयी होके हमारे आते हैं 15 देवखंड सीट से, तो हम जन जन की समस्याएं सुनने के लिए कैंप लगाएंगे और हम खुद भी गाँव में जाके समाधान करने का प्रयास करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का जहां अंतिम दौर चल रहा है और अब 2 दिन ही मतदान के बचे हैं। कल पहले चरण का मतदान प्रदेश में हो चुका है और डोईवाला ब्लॉक में दूसरे चरण में 28 तारीख को मतदान होना है। सभी प्रत्याशी अपनी जीत के लिए पूरी ताकत चुनावी मैदान में झोंक रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ सड़कों पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। डोईवाला ब्लॉक की सबसे हॉट सीट मानी जा रही मारखम ग्रांट सीट पर प्रधान पद के लिए कुल 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और सभी प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। आज मारखम ग्रांट के निवर्तमान प्रधान रहे परविंदर सिंह बाऊ ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। मेरा पिछला 10 साल का कार्यकाल है, उसमें आप देख रहे हो कि मैंने बहुत विकास के कार्य किए हैं। उसी विकास के कार्य को देखते हुए आज मुझे जन समर्थन मिल रहा है। देखो, आरोप प्रत्यारोप तो आदमी पर लगते हैं, लेकिन उसमें सच्चाई क्या है ये सब जनता जानती है और ग्रामवासियों ने यह तय कर लिया है कि 10 साल का जितना कार्यकाल मेरा रहा है मैंने बहुत विकास के कार्य किए हैं और ग्रामवासियों का कहना है कि आइसक्रीम पर ही हमने मोहर लगानी है और आइसक्रीम को विजय बनाकर और परविंदर सिंह बाबू भाई को एक बार फिर और मौका देना। मैं पहली बार इलेक्शन लड़ रहा हूं, लेकिन राजनीति में काफ़ी टाइम से हूँ, लोगों के बीच में काफ़ी समय से हूँ। मैंने बिना पद पे रह के बहुत काम किए हैं, लेकिन आज मैं इलेक्शन लड़ा हूँ तो मुझे दिल से खुशी हो रही है कि मेरे पहली बार इलेक्शन लड़ने में मुझे इतना समर्थन, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, उससे बढ़कर इलेक्शन मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। लगातार के लिए अब जीत के लेकर पूरा आश्वस्त हूँ। मुझे सबसे बड़ी बात कहते हैं ना, अपनी मेहनत करो, फल देने वाला वो बैठा है। अगर जनता आपको पहला काम एक रहेगा स्वच्छता, मेरा सबसे पहला काम है मेरा स्वच्छता। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सैनिकों ने की, जबकि प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि ये टोकन ऑफ लव हमारे वीरों के अदम्य बलिदान के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है, जिसे जीवन भर नहीं चुकाया जा सकता। विशेष रूप से कैनाल रोड के उन शहीद परिवारों को जिनके पति करगिल युद्ध में शहीद हुए, मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष राम रतन नेगी ने घोषणा की कि आने वाले महीनों में जिला ब्लॉक स्तर पर भी सभी 1999 के करगिल शहीदों के परिजन से मिलकर यही सम्मान दोहराया जाएगा, ताकि हर परिवार तक हमारी श्रद्धांजलि पहुंचे। देखिए, कारगिल दिवस, विजय दिवस 26 जुलाई को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। आज उसके पूर्व संध्या पर, पूर्व दिवस पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कांग्रेस मुख्यालय में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। हमारे पूर्व सैनिक विभाग की सदारत में एक कार्यक्रम हुआ और इसमें हमारे देहरादून से जो शहीद परिवार हैं, कारगिल के बेटे जिनके पति शहीद हुए, उन परिवारों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया था, बुलाया था और उनको हमने यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सम्मानित करने का कार्यक्रम किया है। ये इतने बड़ी शहादत है कि उसका ऋण हम पूरे जीवन नहीं उतार सकते, लेकिन ये टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, हमारा उनके प्रति कृतज्ञता वो ज्ञापित करने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। हमारा विजय दिवस वैसे 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को क्योंकि काफ़ी सरकारी कमिटमेंट्स होती हैं, शहीद के परिवार अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सोचा और पूर्व सैनिक विभाग ने सोचा कि हमारे 1999 के जो शहीद थे, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया है, उनको श्रद्धांजलि दी जाए और उनके परिजनों को आज याद किया जाए, उनको सम्मान दिया जाए। और इसके लिए हमने एक समारोह का आयोजन किया गया था, अभी उनको सम्मान दे सकें। और हमने ये बोला है कि ये सम्मान सिर्फ सम्मान समारोह तक ही नहीं रहेगा,
इसके आने वाले समय में भी हम सभी जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जा करके सभी शहीदों के परिवारों से मिलेंगे और उनके जो भी हम यकीन करेंगे, निश्चित करेंगे कि उनकी जो परेशानियां हैं या उनको जो मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनको पूरी मिलती है। देहरादून के आड़त बाजार को दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सड़क चौड़ीकरण की योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन ने इस दिशा में जरूरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एमडीडी के वाइस चेयरमैन बंशीधर तिवारी ने बताया कि यहां पर बाजार को शिफ्ट किया जाना है। वहां का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। कुछ व्यापारियों को मुआवजा राशि दी जाएगी, जबकि कुछ को नई जगह पर दुकानें मिलेंगी। इसके लिए सूची तैयार हो चुकी है और एचडीसीओ ने मंजूरी भी दे दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि नई जगह पर प्लॉट का सीमांकन चल रहा है, जिससे पूरा होते ही सभी प्रभावित व्यापारियों को जगह आवंटित कर दी जाएगी। मुआवजे का वितरण भी जल्द शुरू होगा। प्रशासन की कोशिश है कि विस्थापन की प्रक्रिया पूरी होते ही सड़क चौड़ीकरण का काम जल्द शुरू किया जा सके। जहाँ शिफ्ट किया जाना है उस पर हमने निर्माण कार्य जो होने थे कर दिए हैं और कुछ दुकानें ऐसी हैं जिनको केवल धनराशि के रूप में ही प्रतिकर उनको दिया जाना है। कुछ लोगों को जगह दी जानी, वो भी हमने सूची बना लिया है और हड़कों से उसका सैंक्शन भी हो गई है। तो हम उसका जो मुआवजा है, जो प्रतिकर है, उसका वितरण सुनिश्चित करेंगे और जहाँ पर शिफ्ट किया जाना है वहाँ पर भी प्लाट का डिमार्केशन काम चल रहा है, उसको भी आवंटन करके जगह उपलब्ध कराई जाएगी ताकि सभी लोग विस्थापित हों और जो रोड चौड़ीकरण है उसका काम शुरू किया जाए। रुड़की कोतवाली क्षेत्र के टोडा कल्याणपुर गांव में गुरुवार की रात बीएसएफ के जवान सुमित कुमार के पिता कुंवरपाल की ओमी नाम के व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू मारकर हत्या कर दी। इसके बाद व्यापारियों ने कुंवरपाल के शव को मंदिर के पास झाड़ियों में फेंक दिया। आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में आरोपितों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी है। फादर की मतलब एकदम बहुत बुरी तरीके से ओमी और उसके साथियों ने मिलके तकरीबन 8:45 के टाइम था, शाम का टाइम का। हाँ जी, उस टाइम उनकी हत्या की गई। धारदार हथियार? जी, धारदार हथियार से की गई। इधर भी लग रखा था साइड में और वो काफ़ी अंदर तक जा रखा था जो घाव है, और ये गले पे भी निशान है और ये पूरा कट रखा है पूरा। रात एक सूचना मिली करीब 9:30 बजे के आसपास पुलिस को कि किसी व्यक्ति ने ये बताया कि उसके पिता की किसी ने हत्या कर दी। तो पुलिस वहाँ पर पहुंची, मैं खुद भी था आधे घंटे बाद, करीब 10 बजे के आसपास। तो वहाँ उस व्यक्ति की डेड बॉडी थी और कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक उसी गांव का कोई दूसरा शख्स है जिसका नाम ओमी है, उसने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की थी और वो रंजिश रख रहा था। तो प्रथम दृष्टया यही हमें तथ्य मिले कि उसने ही उसका मर्डर किया। हमने एफएसएल टीम बुलाई, डॉग स्क्वाड से सर्चिंग भी चल रही है। एफआईआर नेम्ड दर्ज हो चुकी है, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो चुकी है। लोहाघाट भुमलाई सड़क में पिकअप वाहन से बुजुर्ग को टक्कर हुई, जिसे गंभीर हालत में लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लाया गया। यहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग का प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला चिकित्सालय चंपावत के लिए रेफर कर दिया। दुर्घटना में घायल बुजुर्ग ने अपने ही गांव के वाहन चालक पर उन्हें कुचलने की कोशिश का आरोप लगाया है। रुड़की तहसील में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर जमीन कब्जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए आत्मदाह की चेतावनी दी। हरिद्वार निवासी मोहनलाल नामक व्यक्ति ने अपने परिवार और वकील के साथ एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और यह कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो 15 अगस्त को पूरे परिवार समेत आत्मदाह कर लेंगे। उत्तराखंड की सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अल्मोड़ा में बनने वाले तांबे के बर्तनों को करीब 100 साल से यहां पर बनाया जा रहा है। अल्मोड़ा के टमटा मोहल्ला और दुगल खोला स्थित ताम्र नगरी में बनाए जाने वाले तांबे के बर्तनों की डिमांड उत्तराखंड समेत कई राज्यों और विदेशों में भी देखने को मिल रही है। मशीनों के बदले हाथ से बनाए जाने वाले तांबे के बर्तनों की डिमांड ज्यादा देखने को मिलती है।
स्थानीय कारीगर बताते हैं कि किसी समय पर यहाँ पर दर्जनों लोग तांबे के बर्तन बनाने के काम से जुड़े हुए थे। अब हाल ऐसा है कि गिने चुने लोग ही यहाँ पर काम कर रहे हैं। करीब 15 लोग ही यहाँ पर अब काम करते हैं। तांबे के कारीगरों का कहना है कि सरकार की तरफ से मदद नहीं की जाती है, सिर्फ आश्वासन मिलता है। सरकार की तरफ से अगर उनकी मदद की जाए तो युवा इससे जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर हो गए होंगे 100 साल तो ऊपर हो गए होंगे काम चलते हुए यहाँ से। और क्या नाम कहते 30-35 साल तो मुझे ही हो गया काम करते करते, 35 साल तो मुझे हो गया। मैं कलश, वाटर फिल्टर और गगड़ी, परात वगैरह सभी बनाते हैं आइटम, सब मंदिर का आइटम भी बनाते हैं। जो डिमांड आती है वो बना देते हैं। रॉ मटेरियल तो हमको बाज़ार से लेना पड़ता है। इसमें सर्किल वगैरह ये सीट हीट आती हैं, उसी का जैसे गाड़ में जो सामान मांगा उसको बना के देते हैं। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।